हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड इस शेयर का रिव्यू करवा के देता हूँ। गलती से भी आप इस वीडियो को मिस मत करना। इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखिए। जो मैं बोल रहा हूँ उस पॉइंट को आप समझिए, मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ इस कंपनी को, उसका डिटेल्ड में एनालिसिस करिए। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट का सोचिए। इस स्टॉक ने ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं और आने वाले टाइम पे भी ये मल्टीबैगर रिटर्न देगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आने वाले कुछ पॉइंट्स के बाद आपको पता चलेगा। आइए इस वीडियो की शुरुआत हम लोग कंपनी के प्रोफाइल से करेंगे, फिर इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। कंपनी के प्रोफाइल में अगर देखें तो कंपनी जो एस्टेब्लिश हुई थी वो सितंबर 28, 1984 एज आरती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। ठीक है, और इनका काम क्या था, स्पेशलिटी केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स, इसकी जो प्रोडक्ट्स है उसको मैन्युफैक्चर करना और सप्लाई करना। ठीक है, कंपनी 83% ऑफ रिवेन्यू अर्न करती है किससे, स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट से, और 17% कहाँ से, फार्मास्यूटिकल सेगमेंट से। और कंपनी का रिच इंडिया के अलावा ग्लोबल में भी है, और ग्लोबल मार्केट से जैसे इंडिया से ये 61% रिवेन्यू अर्न करते हैं, बाकी जगह से लाइक यूरोप से 11% अर्निंग्स है इनका, नॉर्थ अमेरिका से 7%, जापान से 3%, चाइना से 6%, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो अकाउंट करते हैं 12% ऑफ रिवेन्यू। अभी इनका अगर क्लाइंट बेस का रिव्यू करें तो इनके पास 700+ डोमेस्टिक क्लाइंट्स है, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, और 400+ ग्लोबल क्लाइंट्स है। ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए भी ये कंपनी प्रेफरेंस में आ जाती है। ठीक है, और इनका जो इंडस्ट्रीज है जहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स जाते हैं वो पिगमेंट्स एंड पेंट्स, पॉलीमर्स, एग्रो इंटरमीडिएट्स, फार्मास्यूटिकल और कुछ अन्य कंपनियां हैं जहाँ पे अन्य सेक्टर है जहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। अभी अगर हम लोग देखें तो इनके जो पोर्टफोलियो है उसमें 200+ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी प्रोडक्शन लाइन में है, और डे बाय डे ये अपने प्रोडक्ट्स इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, अगर इनका हम लोग अगर जो पोर्टफोलियो है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, अगर उसका ब्रीफली अगर एनालिसिस करें तो इनका जो मेजर एक्सपोजर है वो आता है एग्रोकेमिकल्स में, जो कि इनको अकाउंट करता है 25 to 30%। सेम परसेंटेज अभी 25 to 30% फार्मास्यूटिकल में भी है, और पॉलीमर और एडिटिव में देखें तो 15 to 20%, इसमें भी काफ़ी अच्छा खासा इनका वाला एक्सपोजर है। और डाइज, पिगमेंट एंड प्रिंटिंग्स में इनका आता है 15 to 20%, और जनरली जो बेवरेजेस और फूड सेगमेंट होता है, फ्यूल एडिटिव्स होता है, उसमें 10 to 20% इन सेक्टर का भी एक्सपोजर इस कंपनी का इन सेगमेंट में भी है। अगर हम लोग इनके प्रोडक्ट्स की बात करें, जैसे हम लोगों ने बोला कि इनके पास स्पेशलिटी केमिकल्स है और फार्मास्यूटिकल्स, तो अभी इसमें कौन से प्रोडक्ट्स है, कौन से रिएक्शंस ये कंपनी परफॉर्म करते हैं, उसके ऊपर हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले केमिकल सेगमेंट से इनका जो रेवेन्यू आता है वो आता है ऑलमोस्ट 83%। और जैसे कोई भी अगर केमिकल बनाते हैं हम लोग, तो वो केमिकल बनाने के लिए उसको एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलेंगे केमिस्ट्री। और इस केमिस्ट्री के अंदर इनकी ये वेरियस केमिकल प्रोसेसेस है जो इनके पास ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है, जो ये प्रोसेस कर सकती है। तो इन प्रोसेसेस में आप देख सकते हैं क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, हेलेक्स, हाइड्रोलिसिस, अल्कलाइजेशन, ऑक्सीडेशन, ये बहुत सारे, सल्फोनेशन, ऐसे बहुत सारी जो है ना प्रोसेसेस है जो कि ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए लगती है। अगर हम लोग ये जो प्रोसेसेस यूज करके जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनका एंड यूज कहाँ पे, वो अगर हम लोग देखें तो आता है डाइज, बेसिक फार्मा जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो, पिगमेंट्स, एग्रोकेमिकल्स, पॉलीमर, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिसाइजर, और भी कई ये फ्रेगनेंस जैसे फूड बेवरेजेस, कहीं पे मतलब जो फ्यूल एडिटिव्स बोला था उसमें रिफाइनरी आएगा। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है जहाँ पे इनका वाला एक्सपोजर है, और आप देखेंगे तो ये सेक्टर अलग अलग जगह से है। ठीक है, तो इनका जो प्रोडक्ट्स है अलग अलग सेक्टर में यूज होता है, तो कोई एक सेक्टर में अगर डिमांड कम भी रहेगा तो भी बाकी सेक्टर उसको फुलफिल कर लेंगे। अगर हम लोग इनके वैल्यू चेन की बात करें यानी वैल्यू प्रोडक्ट की, तो वो जनरली आते हैं बेंजीन से। ठीक है, मतलब बेंजीन की जो डेरिवेटिव्स है ना वो कंपनी ये बनाती है, और ये जो बेंजीन के डेरिवेटिव्स है वो जनरली एग्रोकेमिकल्स, पिगमेंट, इंक, इस सेक्टर में हो गया, उसके साथ साथ एरोमेटिक्स हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, फूड एंड बेवरेजेस, इस सेगमेंट में जनरली इनका यूज होता है। ठीक है, ये सल्फर वगैरह जो है इसका वाला यूज इंडस्ट्री में लाइक सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह बनाने के लिए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इनकी जो कि अदर इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड की जाती है। तो ये ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके पास जो कि केमिकल सेक्टर में ये लोग बनाते हैं। अगर हम लोग अभी फार्मास्यूटिकल सेगमेंट की देखें तो फार्मास्यूटिकल से जो इनका रेवेन्यू आता है वो 17% रेवेन्यू आता है, और ये लोग इनके ऊपर फोकस कर रहे हैं ताकि और इनका रेवेन्यू बढ़ जाए। और वो कैसे फोकस कर रहे हैं ये आने वाले 1 या 2 स्लाइड में आपको दिख जाएगा। तो ये फार्मास्यूटिकल्स में क्या बनाते हैं, एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है लाइक एंटी हाइपरटेंसिव, अस्थमेटिक, कैंसर के अगेंस्ट में जो काम होते हो, स्किन केयर, एनालिसिस, तो ये वाले जो है ना, ये वाले प्रोडक्ट्स जनरली कुछ दवाइयाँ बनाने के लिए काम में आते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से एपीआई बना के देती है, और एपीआई भी जो बनता है ना उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो वो इनके पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, जहाँ से ये लोग रॉ मटेरियल के साथ साथ उसका प्रोसेस करके ये जो एपीआई है वो बनाते हैं, यानी इनका उस सेक्टर में काफ़ी अच्छा दबदबा है। अगर हम लोग इंटरमीडिएट की बात करें तो ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आप लिस्ट देख सकते हैं काफ़ी लंबा है, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना ये किसी और इंडस्ट्रीज को दी जाती है। ठीक है, ताकि इससे वो लोग फार्मास्यूटिकल में जो उनके कंपोनेंट्स रहेंगे, इसको हम लोग कंपोजिशन बोल सकते हैं, किसी एक दवाई में ये कंपोजिशन यूज हो सकता है। जैसे कोई एक प्रोडक्ट है, ये वाला हो गया इवाब्रेडिन, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हो सकता है किसी एक दवाई में कुछ परसेंट में मिलाया जाए। ठीक है, तो ऐसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है ना ये कंपनी दूसरे कंपनी को देती है। सेकंड, ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी लेती है, जहाँ पे पर्टिकुलर कस्टमर से, मतलब किसी कस्टमर से एग्रीमेंट करके कुछ सालों तक ये लोग उनको जैसे रिक्वायर्ड है वैसे वाले प्रोडक्ट्स बना के देगी। ये आ जाता है इंटरमीडिएट्स में। थर्ड जो एक सेक्शन आ जाता है इनका फार्मास्यूटिकल्स में, वो आता है ज़ैंथिन डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये वाले जैसे आप देख सकते हैं कैफीन के कुछ प्रोडक्ट्स है, डॉक्सोफाइलिन के प्रोडक्ट्स है, मतलब ये अलग अलग प्रोडक्ट्स है ना। तो जनरली ये वाले जो यूज होते हैं ये होते हैं फूड सेक्टर में और बेवरेजेस में, जनरली इनका वाला ये आता है, यूसेज आता है, और कुछ प्रोडक्ट्स इसमें से फार्मास्यूटिकल में भी यूज होते हैं।
अभी ये तो हो गई हमारे प्रोडक्ट की बात है कि ये केमिकल में क्या क्या बनाती है, कितना रेवेन्यू अर्न करती है, फार्मास्यूटिकल में क्या क्या बनाती है, कितना रेवेन्यू अर्न करती है। तो अब ये बनाती कहाँ पे है, तो अगर उसका मोटा मोटी अगर हम लोग देखें तो कंपनी के पास टोटल 18 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जो कि ये फार्मास्यूटिकल और केमिकल कंपोनेंट केमिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसमें से 13 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए, ठीक है, और 5 प्लांट जो है फार्मास्यूटिकल डिवीजन के लिए बनाए हैं। और इसमें से ये जो भी मतलब प्लांट्स है ना, ये वेस्टर्न इंडिया के साइड में, जहां से पोर्ट का एक्सेस इनको इजीली मिल सके, ताकि यहाँ से इनका जो एक्सपोर्ट कॉस्ट है वो थोड़ा कम हो जाए, ठीक है। और इनके जो मेजोरिटी ऑफ ये है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है वो गुजरात और महाराष्ट्र में आते हैं। अभी गुजरात में भी वापी है, महाराष्ट्र में तारापुर आता है, मुंबई आता है, तो ऐसे कुछ कुछ लोकेशंस पे इनके प्लांट्स अवेलेबल है। अभी ये जो प्लांट होते हैं ना, इनको पावर रिक्वायर्ड होती है, इनके जो मतलब मशीनरी होती है, पंप होते हैं, उसको चलाने के लिए ना पावर चाहिए होता है। तो वो पावर बाहर से न लेते हुए, ग्रिड से न लेते हुए, स्टेट गवर्नमेंट से न लेते हुए, ये खुद का पावर खुद जनरेट करते हैं, उसको बोला जाता है को जनरेशन पावर प्लांट, ठीक है। इनके पास 6 है और इसका कैपेसिटी भी काफी अच्छा रहता है। और अभी रिसेंट इनिशिएटिव जो है ग्रीन एनर्जी वाला, उसको भी इन्होंने कंसिडर किया है, तो इन्होंने भी एक सोलर कैपेसिटी वाला एक प्लांट लगाया जो कि 700 किलोवाट जो इनका एक डिसेंट प्लांट होगा उसको पावर प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने बनाया हुआ है। अभी कोई भी मतलब जो मतलब प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना, तो किसी भी कंपनी के लिए एक R&D वाला जो पार्ट होता है ना, वो बहुत नेसेसरी आर्म होता है। तो इनके पास जो है ना ऐसे 4 सेंटर्स है, ठीक है, 4 स्टेट ऑफ द आर्ट R&D सेंटर्स। कहाँ पे? नवी मुंबई में है, डोंबिवली में है और वापी गुजरात में है, जहाँ पे इनकी जो टोटल टीम है 300 प्लस इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की, ये 3 चीजों में लगे रहते हैं। फर्स्ट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अभी इस क्वार्टर में इन्होंने 20 से लेकर 30 नए प्रोडक्ट्स इन्होंने डेवलप किए हैं, ठीक है। तो इनका काम है कि नए प्रोडक्ट डेवलप करना, जो ऑलरेडी प्रोसेस है, जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसको ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए, ऑप्टिमाइज इन द सेंस कि कम इसमें ज्यादा आउटपुट कैसे लिया जाए, और वो प्रोडक्शन स्केल अप कैसे करें, मतलब कम इसमें ज्यादा निकाल रहे हैं और वो भी बहुत ज्यादा स्केल पे। तो यहाँ से क्या होगा, इनका जो इफिशियंसी है प्लांट का वो काफी अच्छे से बढ़ेगा और वहाँ पे हम लोगों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो काफी अच्छे से इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। और थर्ड सेक्शन आता है लाइफ साइकिल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। ये क्या होता है, जैसे कोई प्रोडक्ट बनाना है ना, तो उसका जो शुरुआती वाला पार्ट होता है कि कहाँ से लेना है, क्या लेना है, कितने देर में आएगा, किस तरीके से मैन्युफैक्चर होगा, कहाँ पे देना है, तो ये जो इंटायर साइकिल होती है इसको लाइफ साइकिल बोला जाता है। तो उसको ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए, उसको मैनेज कैसे किया जाए ताकि इनको ऑप्टिमम बेनिफिट मिल जाए, तो इसके ऊपर इनकी ये टीम जो है इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की ये काम करती है। अगर हम लोग इनके जो प्रोजेक्ट्स है, जैसे मतलब ये 2019 से लेकर 2023 में जो इन्होंने प्लान किए थे वो किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग ब्रीफ हाईलाइट डालते हैं, ठीक है। तो 2019 में इन्होंने प्लान किया था कि एक R&D सेंटर बनाया जाए नवी मुंबई में, जो कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश हुआ है, ठीक है। सेकंड इनका जो प्लान था, जो दहेज में इनका वाला यूनिट है जो कि एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट बनाता है और कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स भी बनाता है, उसको ऑपरेशनलाइज किया जाए। तो ऑलरेडी ये 2019 में ही इन्होंने अचीव कर लिया है, ठीक है। अभी ये वाला जो ऑपरेशनलाइज न्यू क्लोरिनेशन यूनिट है झगाड़िया, ये भी जो है ये भी गुजरात में आता है, इसका ऑपरेशनलाइज इन्होंने 2020 में किया है और इसका भी 2020 में ऑलरेडी हुआ है। कौन सा? यूनिट 2 एट दहेज फॉर एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, इनका यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों को ऑपरेशनलाइज करना था। 8 मंथ या 1 ईयर के गैप में इन्होंने ऑलरेडी दोनों भी यूनिट स्टार्ट कर दिए ऑपरेशन के लिए दहेज में। तो इसका इंपैक्ट कहाँ पे देखने की मिलेगा, 1 या 2 सालों में इनके सेल्स देखने के लिए मिलेगी हमें, जो कि उसमें बढ़ोतरी होगी। अभी कोविड की वजह से जो हिट हुआ है ये थोड़ा बहुत इंपैक्ट डाले, ये अभी तक इन्होंने अचीव किया है। अभी इनके आगे के प्लान में क्या है, यहाँ पे API जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है ना, जिसका मैंने अभी आपको रिव्यू करवा के दिया, तो ये एक और यूनिट लगा रहे हैं तारापुर में और यहीं पे ये इंटरमीडिएट भी बनाएंगे, ठीक है, जो कि एक वापी में रहेगा। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी 2 यूनिट का एक्सपेंशन का प्लान चल रहा है, ठीक है। ये वाला हो सकता है इस ईयर के एंड तक हमें देखने के लिए मिल जाए। और ये यूनिट फॉर सेकंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ये अभी किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा जिसके बारे में मैंने ट्राई किया देखने के लिए, बट मुझे वो नहीं मिला, ठीक है। इन फ्यूचर में अभी कभी अपडेट आया तो उसको आपको बता दूंगा। तो 2 यूनिट यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। कहाँ पे? दहेज में और झगाड़िया में। किसके लिए? एक तो ये वाला जो NCB है, ये NCB क्या है, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, जो मैंने आपको पहले दिखाया था ना, ये वाला नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो ये वाला जो इंपॉर्टेंट इनका वाला वैल्यू चेन वाला प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, ताकि इनके पास जो रिक्वायरमेंट आ रही है एडिशनल उसको फुलफिल किया जाए, ठीक है। उसके साथ साथ अभी ये अपग्रेडेशन ऑफ एसिड यूनिट एट वापी, जैसे कोई अगर यूनिट पूरा ना हुआ है तो उसको अपग्रेड करके नया किया जाए, उसमें अपग्रेड वाला पार्ट डाला जाए और साथ में एक्सपेंशन का भी प्लान। तो ये एसिड वाला जो सल्फ्यूरिक एसिड बनाते थे ना, तो एसिडिक रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने का, मतलब अपग्रेड करने का और एक्सपेंशन करने का प्लान ऑलरेडी कंपनी ने बनाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें एक्सपेंशन, एसेट रिस्टोरेशन, सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव एक्सेट्रा, तो यहाँ पे और कुछ कंपनी जो है प्लान करेगी ऐसा कुछ अचीव करने के लिए आने वाले 1 या 2 सालों में। अगर हम लोग इस क्वार्टर के हाईलाइट अगर देखें, मार्च 2021 के क्वार्टर की, जहाँ पे इन्होंने रिव्यू पोस्ट किए थे, तो सॉरी मैंने इसके पहले 20 या 30 कुछ प्रोडक्ट बोला था, एक्चुअली 40 प्लस प्रोडक्ट्स इन्होंने केमिकल में इंट्रोड्यूस किए नए, ठीक है। और 50 प्लस प्रोडक्ट फार्मास्यूटिकल्स में इन्होंने अपने इसमें ऐड किए हैं, ठीक है। और इनका जो EBITDA मार्जिन है इस साल का 25 to 30% मेंटेन हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। और अगर आप देखेंगे कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान इनका वाला, तो 3000 करोड़ जो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर है इसमें पोर कर रहे हैं और 350 to 500 करोड़ फॉर फार्मास्यूटिकल्स में एक्सपेंशन के प्लान में लगे हुए हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ कंपनी ने जो है ना 100 प्लस एकर्स का लैंड जगाड़िया में ले लिया है, ताकि ये लोग वहाँ पे एक्सपेंशन कर सके। और ये वाला जो आ जाता है 120 एकड़ लैंड्स, मतलब ये जो भी इनका वाला एक्सपेंशन का प्लान है ना, उसके लिए कंपनी ने जो है लैंड वगैरह एक्वायर कर दिया है। और धीरे धीरे ये जो मतलब एनवायरमेंटल का जो ये होता है क्लियरेंस होता है
वो लेंगे, उसके साथ साथ इनका कंस्ट्रक्शन वगैरह 2022 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इनका जो ग्रोथ है अच्छा खासा हमें फाइनेंशियल ईयर 25 के बाद दिखाई देगा। ऑलरेडी ये एक्सपेंशन जो है इसका तो मिलेगा ही, लेकिन जब ये कंप्लीट एक्सपेंशन होगा ना उसके बाद हमें इनका जो जबरदस्त वाला ग्रोथ है वो फाइनेंशियल ईयर 25 के बाद दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के प्लानिंग्स कैसे है, कंपनी का मैनेजमेंट किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंपनी में डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए, ठीक है। अगर मैं ग्रोथ एस्टिमेट की बात करूं जो कि कंपनी ने अपने एनुअल नहीं क्वार्टरली जो ये होता है प्रेजेंटेशन, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, उसमें दिया था, तो कंपनी ने बोला है कि 2022 से 2024 में इनका जो प्लान है एक्सपेंशन का टोटल, अभी जो फार्मास्यूटिकल और इसका दिखाया था इंटरमीडिएट का, सॉरी नॉट इंटरमीडिएट, केमिकल सेक्टर का, तो 4500 से 5000 करोड़ के आसपास का है। और अगर इनका अगर हम लोग देखें एस्टिमेट, तो टर्नओवर जो 5000 करोड़ का है उसको कंपनी बढ़ा के 1.7x to 2x यानी 5000 से 7500 से 10,000 के आसपास लेके जाना चाहते हैं। और वही वाला 2027 में ये 2.5 to 3.5 टाइम्स रहेगा। यानी आप देख सकते हैं कि मतलब कितना बड़ा प्लान कंपनी ने ऑलरेडी इन्वेस्टर के सामने रखा हुआ है। और अगर इनका इबिटा मार्जिन देखें तो ये 750 करोड़ से बढ़ के 1.7x to 2x और 2027 में 3x to 4x बढ़ाने के प्लान में है। और पैड भी जो अभी इनका 523 करोड़ आ रहा है वो अगर 3x to 4x अगर हो जाता है, मतलब आने वाले अगर 21 से अगर 27 पकड़े तो 5 ईयर में 3 से 4 गुना इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। यानी आप देख सकते हैं कि कंपनी कितना प्लान कर रही है कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए, रिवेन्यू ग्रोथ के लिए और नेट इनकम के लिए। तो ऐसे कंपनी में जब आपको इतना बैकग्राउंड मिल जाएगा ना, तो आपको डेफिनेटली ऐसी कंपनी में जब भी अपॉर्चुनिटी मिले उसको बाय करना चाहिए। अभी क्या इसमें अपॉर्चुनिटी है नहीं है, हम लोग इसको टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे, जो कि मैं चार्ट प्रेजेंट करते वक्त आपको बताऊंगा। अभी ये कंपनी का बैकग्राउंड हो गया, जो कि हम लोग बोल सकते हैं फ्यूचर ग्रोथ क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो कंपनी का बेसिकली एनालिसिस हो गया। अभी सेकंड हम लोग देखेंगे कि कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसा है, ठीक है, फंडामेंटल्स कैसे है। तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाता है 29,648 करोड़, यानी ये कंपनी लार्ज कैप है। कंपनी का पी जो है 56.6 है, इंडस्ट्री की पी से काफी हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। ये कम हो जाएगा जब कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेगी। और ये कंपनी के जिस तरीके के प्लान है ना, तो डेफिनेटली मैं ये आपको ट्रस्ट दिला सकता हूं कि ये आने वाले टाइम पे पी थोड़ा सा कम भी हो सकता है, या फिर अगर हायर वैल्यूएशन पे भी मिला तो आपके रिटर्न्स डेफिनेटली ये बना के देगा। अगर आरओई और आरओसी देखे तो 16.2 और 13.6, यहाँ पे मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, बट जो कि ठीक है, कंपनी में काफी कुछ चीजें चल रही है, तो आने वाले टाइम पे हम लोग सोच सकते हैं कि ये इंप्रूवमेंट आ सकता है। कंपनी का वैल्यू फेस वैल्यू अभी भी 5 है, यानी फ्यूचर में 5-10 सालों में हमें एक स्प्लिट वगैरह देखने के लिए मिल सकता है 5:2 या 5:1 का। डिविडेंड ठीक ठाक पे करती है कंपनी, और डेट टू इक्विटी जो है 0.71 का है, क्योंकि ये कंपनी ज्यादातर एक्सपेंशन के मूड में, इसलिए ये डेट टू इक्विटी हमें थोड़ा सा हायर साइड में देखने के लिए मिलता है। और कंपनी का करंट प्राइस 1664 रुपीज़ है, जो कि 21 मई 2021 का वैल्यू है। और अगर हम लोग स्प्लिट के बारे में देखें, राइट, तो 10 का जो स्प्लिट वैल्यू था, फेस वैल्यू था, वो स्प्लिट होकर 5 हुआ था, वो 2006 में हुआ था, यानी स्प्लिट काफी पुराना है। अगर बोनस की बात करें रिसेंट वाले, तो इन्होंने एक दिया था 13 अगस्त 2019 में 1:1 का, और 18 मई 2021 यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ है सिर्फ। इसका वाला जो है वो फाइनल जो रहेगा वो 14 जून को एक डिसाइड करने वाला है। वहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंपनी ने डिसाइड की है 14 जून को। और डिविडेंड जनरली ये 5 रुपीज़ पर ईयर जनरली देती है। अगर हम लोग ये देखें तो कंपनी ने लास्ट 2 ईयर में बोनस दिए, तो क्वाइट पॉसिबल है अगर ऐसी एक्सपेंशन के मूड में रही कंपनी तो 2-3 सालों में और एक आध बोनस देखने के लिए मिल सकता है, या फिर स्प्लिट का भी चांसेस रहेगा। अगर हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर्स में अगर रिजल्ट को रिव्यू करें, ठीक है, तो इसमें सेल्स जो है 1289 करोड़ से बढ़ के हुए 4506 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बोल सकते हैं, ठीक है, नियर अबाउट 4 टाइम्स की जंप है। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें 203 करोड़ से बढ़ के हुआ है 982 करोड़, यानी ये 5 टाइम्स की जंप ऑलमोस्ट। और आप प्रॉफिट देखिए इनका कंसिस्टेंटली बढ़ा है, किसी भी ईयर में ऐसे कम नहीं हुआ है अब्रप्टली, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी काफी अच्छा ओवर द ईयर परफॉर्म कर रही है, लास्ट 10 ईयर का परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, जो कि टैक्स वगैरह निकाल के, टैक्स और इंटरेस्ट वगैरह, तो ये 68 करोड़ से बढ़ के हुआ है 523 करोड़, यानी ये भी ऑलमोस्ट 10 ईयर्स में 9-10% के आसपास की 8 टाइम्स के आसपास की जंप है। यानी 10 सालों में इसने प्रॉफिट को 8 टाइम्स किया, यानी कंपनी काफी जबरदस्त लग रही है, ठीक है। और अगर इनके सेल्स ग्रोथ की बात करें जो CAGR परसेंट में निकालते हैं, तो 10 ईयर्स के लिए 12%, 5 ईयर्स के लिए 8%, 3 ईयर्स के लिए 6%, कोविड के इंपैक्ट की वजह से 8%। आई बिलीव ये नेक्स्ट ईयर में 10% के आसपास जाना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 21%, 15%, 17%। इस ईयर तो ये -1 है, क्योंकि इन्होंने जो इन्वेस्टर के लिए जो लेटर होता है उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मतलब जो कोविड की वजह से हिट हुआ है तो उनकी सप्लाई चेन में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आया है, क्योंकि इनका मेजॉरिटी ऑफ जो भी है मतलब एक्सपोर्ट जो है उसको डिस्टर्बेंस मिला है। सेकंड, उतना मैन पावर कंपनी में अलाउ नहीं था गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, तो प्रोडक्शन वगैरह में इंपैक्ट हुआ है। थर्ड, रॉ मटेरियल के कॉस्ट वगैरह बढ़ने की वजह से भी इनके प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये वाली भी जंप जो है ठीक ठाक है, अच्छी है, ठीक है। स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो 52% फॉर लास्ट 10 ईयर्स, 5 ईयर्स के लिए 47%, 3 ईयर्स के लिए 40%, और एक साल का तो 69%। यानी अगर इस CAGR पे अगर ये कंपनी 20 से 25 साल तक अगर ऐसा ही CAGR मेंटेन करेगी ना, तो इसका जो फाइनल रिटर्न क्या रहेगा आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, वो मैं आपको अभी लास्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। और ROE देखिए 20, 19 और 16, तो ROE भी कंपनी ने अच्छा खासा मेंटेन किया हुआ है। अगर प्राइस चार्ट की बात करें तो आपको कहीं पे भी एकदम मेजर करेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। 10-15% का 20% का करेक्शन तो नॉर्मल होता है, ठीक है। बहुत बार कंपनी अगर ज्यादा बढ़ गई तो थोड़ा बहुत आएगा, किसी क्वार्टर में अगर रिजल्ट बराबर नहीं आए तो आपको डिक्लाइन मिलेगा या फिर वो कंसोलिडेशन मिलेगा। अगर ओवर द लॉन्ग पीरियड आप देख सकते हैं 2014 से क्या बढ़िया जबरदस्त जंप दी है इस कंपनी ने, ठीक है। तो कंपनी के अभी के लिए जो सपोर्ट है वो 1530 रुपीज पे है पहला सपोर्ट, और सेकंड जो है 1420 पे, दोनों भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस कंपनी के।
और रेजिस्टेंस की बात करें तो 1800 का रेजिस्टेंस है, जो कि कंपनी ब्रेक कर सकती है अगर डिसीजंस वगैरह सही रहे तो मैनेजमेंट साइड से, बोनस के रिलेटेड और जो QIP का जो इनका वाला चल रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको मॉर्निंग में अपडेट करके दिया है, ठीक है। और इसका रिकमेंडेशन तो ये रहेगा कि अभी के मार्केट प्राइस पे आपको लेना है तो 4-5 क्वांटिटी ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं लेना है। और जब ये 15-30 पे मिल जाएगा तो 8, 10, 15 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी या फिर उससे भी ज़्यादा लेना है तो आप ले सकते हैं। सपोर्ट यहाँ पे आपको इंडिकेट किया हुआ है, उसी अकॉर्डिंगली आप इसकी क्वांटिटी उठाइए। टारगेट्स की बात करें तो ये बोनस तो क्वाइट पॉसिबल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने कुछ टारगेट्स वगैरह यहाँ पे नहीं लिखे, बट 2-3 सालों में ये कंपनी पैसा डबल करने का बिल्कुल दमखम रखता है। अगर शेयर होल्डिंग की देखें तो ये शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास आ जाता है 46.82% का स्टेक, FI के पास 8.66 का, DI के पास 15.64 का और रिटेल इन्वेस्टर के पास 28.87% का। तो प्रमोटर के पास मेजॉरिटी ऑफ स्टेक है। और जो QIP आने वाला है इसका वाला, जहां से कंपनी 1500 करोड़ रुपीस रेज करने वाली है, तो अगर वो सक्सेस हो भी जाता है तो एक प्रमोटर का जो स्टेक है ये कम होकर यहाँ पे आपको 45.82 के आसपास देखने के लिए मिलेगा। अभी जो मैं इसके पहले बोल रहा था आपको कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किस टाइप की रिटर्न ये कंपनी अर्न करके दे सकती है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ने कंपनी ने इस डिकेड का तो प्लान पूरा दे दिया, मतलब 2027 तक किस तरीके का एक्सपेंशन होगा, किस तरीके से ग्रोथ एस्टिमेट आ सकते हैं, वो ऑलरेडी कंपनी ने दिया है। तो यानी 10 साल तक तो हम थोड़ा निश्चिंत रह सकते हैं कि कंपनी ऐसी परफॉर्म करती रहे तो डेफिनेटली ठीक है, हमें एटलीस्ट 47 या 40% का CAGR पर ईयर तो डेफिनेटली देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अभी हम लोग अगर कैलकुलेट करें कि 10 ईयर का जो CAGR रिटर्न है 52%, ठीक है, तो यहाँ पे 10 ईयर CAGR 52%। और अगर हम लोग मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट 20,000 ही की है, मैं ज़्यादा कंसीडर नहीं करता क्योंकि मैं बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए प्लान करता हूँ। जो शॉर्ट टर्म होल्ड करना चाहते हैं 10 साल 12 साल, तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50,000 1 लाख भी कर सकते हैं, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर 52 से अगर रिटर्न देते ना, तो किसी ने अगर मान लीजिए अभी 2021 में इन्वेस्टमेंट कर लिया, 10 सालों बाद अगर 52 के इसी अगर मेंटेन करती रही कंपनी, तो 10 साल बाद उसको कितना मिलेगा, 13,16,000। तो उसको लगा यार 20,000 से तो मेरा 13 लाख ही हुआ है, ज़्यादा तो कुछ है नहीं, 13 लाख ही तो मिल रहा है और क्या है। लेकिन कंपनी अगर आगे में भी ऐसा एक्सपेंशन करती रही, क्योंकि ये कंपनी मार्केट लीडर है, याद रखिए, ठीक है, और कंपनी अगर ऐसी एक्सपेंशन करती रही और अच्छी अच्छी कंपनी को एक्वायर करके इन्होंने अपना वाला अगर जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है वो बढ़ाया और अपना प्रेजेंस ऐसे ही अगर कायम रखा ना, तो ओवर द 20 ईयर्स, ठीक है, पहले 10 साल में तो उसको 13 लाख ही मिला, लेकिन आगे के 10 साल में ये रिटर्न हो जाएगा 8 करोड़। ये कोई देखेगा नहीं, क्योंकि उनको क्या लगता है 10 साल 15 साल होल्ड करते यार बहुत हो गया, बहुत मतलब 15 साल बहुत लग जाते हैं। तो ऐसे नहीं है दोस्तों, आप टारगेट बहुत बड़ा वाला रखिए और एक ही कंपनी से ऐसा एक्सपेक्ट करिए, मतलब आप 10 कंपनियां चुनिए, उसमें से एक कंपनी ऐसी चल गई ना, तो आपके जितने भी टारगेट्स रहेंगे, होम का हो गया, गाड़ी का हो गया, और भी कुछ है आपका, मतलब बेटे बेटी की शादी का हो गया, जो भी टारगेट्स है आपके पूरे का पूरे एक ही इसमें निकल जाएंगे। और अगर हम लोग 5 ईयर्स नहीं 3 ईयर्स का इनका मिनिमम जो परसेंटेज है वो 40% का है, अगर इसको कंसीडर करते हैं ना हम लोग आने वाले 20 सालों के लिए, 25 सालों के लिए अगर मेंटेन करते हैं, अगर 20 सालों के लिए अगर 40 से ही मिल जाता है ना, तो आप 20,000 से ना 1 करोड़ कमा सकते हैं। लेकिन लोगों को पता ही नहीं रहता कि ये कमाई कैसे होगी, ठीक है। और ये जो कंपाउंडिंग मैजिक लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट ही आपको 15 सालों बाद मिलता है, 10-15 सालों बाद, 10-15 सालों तक आपको कुछ नहीं लगेगा। उसके बाद जैसे रिटर्न बढ़ेंगे ना आपको, तो डेली आपको आपका जो पोर्टफोलियो रहेगा 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख से ऐसे बढ़ता रहेगा आपका डेली का वैल्यू। तो उस टाइम पे आपको ओरिजिनली कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। और अगर ये कंपनी अगर 30% CAGR से भी अगर रिटर्न देती है ना, तो 20 सालों में आपका 1.4 करोड़ बना के दे सकता है। तो ये आपको आइडिया होनी चाहिए कि कंपनी कितना अर्न करके दे सकती है, ठीक है। तो आई बिलीव अभी वीडियो काफी लंबा हुआ है, लेकिन एनालिसिस आपको शायद ये पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।